लोगों ने देखा था, एक अरेनियस देखा था, रोस्टेड लोरी देखा था, और हम लोगों ने देखा था लुईस एसिड बेस। ये इसकी हम लोगों ने बात की थी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक, ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एच और ओ एच माइनस। जैसे अगर हम एसिड की बात करें बेटा, एसिड में हम लोग क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं हम लोग मोनो बेसिक एसिड और मोनो प्रोटिक एसिड। मोनो बेसिक कौन से होते हैं? डोनेट 1 H प्लस पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल एक ही H प्लस निकालता है, और इनका एक होता है एन फैक्टर। इसका एन फैक्टर होता है कितना बेटा? 1। एन फैक्टर कितना होता है? 1। जैसे बात नहीं फॉर एग्जाम्पल HCl, HBr, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HNO3 हो सकता है, HC डबल बॉन्ड OH, एस्टिक फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, ये डबल बॉन्ड OH, ये एक ही निकालते हैं, ETC। फिर कौन से आएंगे बेटा? डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड और डाई प्रोटिक एसिड, डाई प्रोटिक एसिड। तो क्या बोलोगे? डोनेट, डोनेट 2 H प्लस पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल कितने निकालेगा? 2 निकालेगा। इसका एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना होता है? 2 होता है। फॉर एग्जाम्पल H2SO4, H2SO4 हो गया आपका, H2SO3 हो जाएगा अपने पास, H3PO3। थर्ड कौन सा देखोगे? ट्राई बेसिक, ट्राई बेसिक एसिड, या फिर क्या बोलोगे? ट्राई प्रोटिक। कितने H प्लस देगा? 3। डोनेट 3 H प्लस पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल अगर 3 H प्लस निकाल रहा है तो क्या कहलाएगा? ट्राई बेसिक और ट्राई प्रोटिक। इसका एन फैक्टर कितना होगा? 3। एग्जाम्पल H3O4। देखो, एसिड के लिए, इन जनरल एसिड के लिए एन फैक्टर क्या बोलते हैं? जितने वो H प्लस देता है। एन फैक्टर अभी जरूरत पड़ेगी बीच में कभी, तो एन फैक्टर फॉर एसिड और बेस कितना होता है? नंबर ऑफ H प्लस किसके लिए? एसिड के लिए, और नंबर ऑफ OH माइनस, डोनेट पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल अगर एसिड है तो कितना H प्लस दे रहा है, बेस है तो कितना OH माइनस दे रहा है, ये एन फैक्टर कहलाता है। ऐसे ही हमारे पास क्या होते हैं बेटा? बेस होते हैं। ऐसे ही अपने पास क्या होते हैं? बेस होते हैं। बेस में देखो, इनको मोनो बेसिक क्यों बोल रहे हैं? बेसिक मतलब ये एसिड ऐसा है कि उसके लिए एक OH की जरूरत है। देखो, जब भी एसिड बेस रिएक्शन होती है, अच्छा ये बताओ एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है? एसिड बेस से रिएक्ट करता है, एसिड क्या दे रहा होता है? H प्लस। बेस क्या दे रहा होता है? OH माइनस। ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? पानी। इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये कहां से आ रहा है? एसिड से आ रहा है। कहां से आया बेटा? एसिड से। ये कहां से आया? बेस से।
और मान लो कोई मॉलिक्यूल अगर एक ही H+ दे रहा है तो उसे कितना OH चाहिए? एक। तो क्या बोलोगे एक के लिए? क्या बोलोगे? मोनो बेसिक एसिड। मान लो कोई एसिड 2H+ दे रहा है तो आपको बेस भी कितने चाहिए पड़ेंगे? 2। तो क्या बोलोगे? डाई बेसिक। अगर कोई एसिड 3H+ दे रहा है तो उसके लिए कितना बेस चाहिए? कितना OH चाहिए? 3 चाहिए। समझ में आया? ऐसे हम लोग बोलते हैं। ट्राई बेसिक मतलब क्या है? इस एसिड को रिएक्ट कराने, इस एसिड की रिएक्शन के लिए 3 OH चाहिए, इसलिए हम लोगों ने क्या बोल दिया? ट्राई बेसिक एसिड। 3 बेस चाहिए इस एसिड के लिए, क्योंकि इसके पास कितने H+ हैं? 3 है। इसको क्या बोल दोगे? डाई बेसिक। मतलब इस एसिड से रिएक्ट कराने के लिए अपन को 2 OH चाहिए। 2 H क्यों चाहिए? क्योंकि 2 H+ वो खुद दे रहा है। अगर मैं 3 H+ दूंगा तो मुझे 3 OH चाहिए पड़ेंगे रिएक्शन के लिए, न्यूट्रलाइजेशन के लिए। ऐसे इनका नाम मोनोबेसिक एसिड, मतलब इस एसिड की रिएक्शन के लिए एक OH चाहिए। ऐसे ही बेस हो जाते हैं। बेस कौन से होते हैं? मोनो एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस के लिए क्या बोलोगे? डोनेट 1 OH- पर एन फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा? एग्जाम्पल क्या क्या लिख लोगे? ये अपने फर्स्ट ग्रुप के एसिड होते हैं। फर्स्ट ग्रुप के एसिड कौन कौन से? NaOH हो गया, KOH हो गया, RbOH, डाई एसिडिक। डोनेट 2 OH- पर मॉलिक्यूल। एन फैक्टर कितना हो गया बेटा? एग्जाम्पल MgOH का 22 का ये एक चीज आपको बताई थी। फॉस्फोरस के एसिड होते हैं, एक होता है H3PO4, एक होता है H3PO3, एक होता है H3PO। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस। इसका है ये कितने H+ देता है? ये 3 H+। ये 2। बताया था ना, जितना हाइड ऑक्सीजन होता है उससे एक कम इसमें। और ये कितना देता है? एक। ये मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक। मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक। मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक। एक नोट में ये लिखना, ये आपसे बहुत बार पूछा जाएगा बेटा, बहुत बार पूछा जाएगा। ये ट्राइबेसिक, डाइबेसिक, मोनोबेसिक। तो डाइबेसिक ट्राइबेसिक एसिड का मतलब समझ में आ रहा है? सेकंड, H3PO3 और BOH का होल थ्राइस तो बोलते हैं अपन क्या? बोरिक एसिड और ऑर्थो बोरिक। बोरिक एसिड या फिर बोरिक एसिड और ऑर्थो बोरिक एसिड, ये नाम बोला जाता है इसको। हाँ, दो, सॉरी। ट्राई बहुत कम देखने को मिलते, मिल जाते हैं। ट्राई बेसिक भी ले सकते हैं। ट्राई एसिडिक डोनेट करेगा 3 OH मॉलिक्यूल पर OH पर मॉलिक्यूल।
इसका क्या लग रहा है? इसका क्या लग रहा है? H3BO3 H प्लस देगा। ये अरेनियस एसिड है ही नहीं है। ऐसे लगता है कि एक निकालेगा, दो निकालेगा, तीन निकालेगा, कुछ देता ही नहीं है। तो सर एसिड तो बोल रहे हो। तो ये है अपना मोनो बेसिक लुईस एसिड। बीक वर्ड लगा दो, बीक, बीक मोनो बेसिक लुईस एसिड। कैसा है बेटा? बीक मोनो बेसिक लुईस एसिड। मतलब सर ये क्या करता है, जैसे ही हम इसे पानी में डालते हैं, ये जो पानी होता है ना, पानी से लॉन पेयर ले लेता है। लॉन पेयर लेता है, वो क्या कहलाता है? ये क्या करता है, कुछ ऐसे बन जाता है। बी, देखना 3 OH है, एक OH, 2 OH, 3 OH। अब क्या होगा, हाइड्रो ऑक्सीजन अपना पानी देगा तो उसमें प्लस आ जाएगा। अपना प्लस आएगा तो ये प्लस हटता है, एक हाइड्रोजन H प्लस हटा देता है। इसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ये कन्वर्ट हो जाता है बी OH 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 OH। इस पे नेगेटिव आ जाएगा, लॉन पेयर लिया है, और H प्लस हट जाएगा। इस पूरे यूनिट को क्या बोल देते हैं अपन? BOH का होल 4 नेगेटिव और H प्लस। इस पूरे को ऐसे लिख दिया जाए। ये इसने H प्लस दिया, लेकिन ये H प्लस किसका है? पानी का है। पानी का H प्लस आया, खुद ने H प्लस नहीं दिया। इसने सिर्फ क्या किया, मोनो बेसिक, मतलब एक H प्लस दे रहा है, इसलिए मोनो वर्ड। लुईस एसिड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये वाटर से लॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। ये ध्यान रखना, ये H3BO3 खुद अपना H प्लस नहीं देता है। H प्लस किससे दिलवाता है? वाटर से। वाटर से लॉन पेयर लेगा, वाटर से लॉन पेयर लेता है, और ये H हट जाता है, तो क्या बन जाता है? BOH का होल 4 प्लस H प्लस। ये H प्लस किसका है? खुद ने नहीं दिया, ये किसने दिया? पानी ने आया। ये H प्लस कहाँ से आया? फ्रॉम वाटर, फ्रॉम H2। और एक दे रहा है, इसलिए क्या लगा दिया? मोनो बेसिक। लुईस एसिड क्यों लगाया? क्योंकि लोन पेयर एग्जैक्टली इसने लोन पेयर एक्सेप्ट किया है, खुद का H प्लस नहीं दिया। इलेक्ट्रोलाइट का नाम सुना है? क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट्स? पानी में ऐसे कंपाउंड जो पानी में डालने पे आयन प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें, ऐसे आयन जो पानी में डालने पे क्या करते हैं? आयंस प्रोड्यूस करते हैं। अब दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? जो जिनका अल्फा बन के आसपास होता है, जिनका जो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो आपके लगभग 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिनका अल्फा कम होता है, अल्फा 1 के बराबर नहीं होता है, या 1 से बहुत छोटा होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे? 100% डिसोसिएट
100% डिसोसिएट नहीं होते। तो ऐसे अगर हम एसिड बेस की कैटेगरी में जाएं बेटा, किस में जाएं? एसिड बेस की कैटेगरी में जाएं, तो अपने पास जैसे तो अपन ने ये देख लिया नंबर ऑफ H प्लस और नंबर ओ एच। ऐसे ही अपन किसकी बात करें अगर अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ की बात करें, जैसे अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड भी अपन क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और थोड़ा अपन को आइडिया रहा है कि यार ये स्ट्रॉन्ग होते हैं ये वीक होते हैं, कौन से? वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किस कैटेगरी में आएंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक एसिड किस में आएंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। इनका अल्फा लेस देन 1 होगा और इनका अल्फा क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली 1 होगा। अब सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन से आएंगे ध्यान देना। स्ट्रॉन्ग एसिड में अगर हम लोग देखें तो हैलाइड HCl HBr HI। HF किस में आता है? बीक में आता है। HF बीक में आता है। HCl HBr HI। H2SO4 HNO3। मुझे बताओ H2SO4 से कम वाला कौन सा होता है? H2SO3। और HNO3 का, नाइट्रिक का, नाइट्रस HNO2। इसमें आप जैसे ज्यादातर बोला जाता है ClO4 ClO3, ये लगभग किस में काउंट किए जाते हैं? स्ट्रॉन्ग में। और कौन सा होता है? ClO2। चलो किस में काउंट किए जाते हैं? वीक में। चलो हाँ, ऑल एसिड्स ऑफ कार्बन एंड फॉस्फोरस। कार्बन के जितने भी एसिड होते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। कार्बन वाले एसिड को क्या बोलते हैं अपन? ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड एंड फॉस्फोरस के जितने भी ये सब लिखे हुए हैं सब किस में आते हैं? वीक में आते हैं। कार्बन और फॉस्फोरस के जितने भी एसिड होते हैं सभी किस में काउंट होते हैं बेटा? वीक में। सब किस में काउंट होते हैं? वीक में। ऐसे ही अगर अपन बेस की बात करें, बेस की बात करें इसमें और भी लिख सकते हो। H2S अपना बीक में आता है। H2S भी बीक में आता है। बेस, बेस को भी अपन क्या करेंगे? दो कैटेगरी में डालेंगे। कौन कौन से बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस और एक अपने पास कौन सा होगा बेटा? वीक बेस। अपन को थोड़ा आइडिया रहे ना कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं कौन से वीक होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस में कौन से होंगे? जिनका अल्फा, ये कौन, जिनका अल्फा क्या होगा बेटा? 1 के आसपास। वीक में क्या होगा? अल्फा लेस देन 1। इन जनरल मतलब जो पानी में कम डिसोसिएट होते हैं। वाह। अब ये बताओ इसको क्या बोलोगे आप? इसमें ऑल फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोक्साइड। कौन कौन से फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोक्साइड? सोडियम, पोटेशियम, RbOH, सीजियम, ये सब लिखे हुए। और कौन से हो सकते हैं? और सेकंड ग्रुप में आपका हो जाता है SrOH का होल ट्वाइस, PaOH का। वीक में कौन कौन से आते हैं? वीक में अपना आ जाएगा MgOH का होल ट्वाइस, ये OH का होल ट्वाइस, ये वीक में आते हैं। एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ डी ब्लॉक।
थर्ड, ऑल दी बेस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के जितने भी बेस होते हैं सभी किस में आते हैं, वीक में आते हैं। नाइट्रोजन के जितने भी बेस होते हैं सभी किस में आते हैं बेटा, वीक में। से अमोनिया, अमोनिया हो गया, हम लोगों ने एमाइन पढ़ा, एमाइन ही बेसिक होता है। सभी किस में आते हैं बेटा, वीक में आते हैं। सभी किस में आते हैं, वीक बेस में। नाइट्रोजन के जितने भी बेस होते हैं सभी वीक में आते हैं। कार्बन और फास्फोरस के जितने भी एसिड होते हैं सभी किस में आते हैं, वीक में आते हैं एसिड। थोड़ा थोड़ा अपन को एक जनरल आइडिया टाइप का लग गया। वीक बेस क्या कहलाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठंड बहुत बढ़ गई है, छुट्टी कर दें 10-15 दिन की। टाइमिंग क्या है मजा आ जाएगा सर। विंटर वेकेशन। क्या, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, बंद ही क्यों करते हो? जहाँ ठंड ज्यादा पड़ती है वहाँ गाड़ी बंद नहीं करते, मालूम है, चलती रहती है दिन भर। डिग्री दिखा रहा था सुबह सुबह, 4। अरे मैं अभी देखा था सुनो तो, जिंदगी में यही दिन याद रखोगे यार, मैं 4 डिग्री टेम्परेचर होता था, मैं उठ के तैयार होकर क्लास जाता था। अभी ये याद नहीं रखोगे कि मैं 12 बजे क्लास जाता था। चलो, तो ही बात होगी टाइम चेंजिंग पे, टेंशन नहीं, पहले ये पढ़ लेते हैं। चलो, और वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब अपने पास क्या होगा, वीक एसिड होगा या बेस होगा। ध्यान देना, बात नहीं करो बेटा। जैसे मान लो मेरे पास कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है मान लो,
तो मान लो अपने पास ए वी एक्वस है, कोई भी मान लो एसिड, एसिड बेस कुछ भी मान लो जो भी है, वो किसमें ब्रेक होगा बेटा? वो ब्रेक होगा अपना किसमें? ए प्लस एक्वस एंड बी माइनस, ऐसा ब्रेक होगा कि नहीं होगा? तो ध्यान देना है, इसमें दो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक तो ये है कि जैसे मैं आपसे बोलूँ यार वीक इलेक्ट्रोलाइट है 100% डिसोसिएट नहीं होगा, तो ये इक्विलिब्रियम के साइन के साथ आता है, के साथ आता है, इक्विलिब्रियम के साइन के साथ आता है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यार इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा सी जीरो, सी वन माइनस अल्फा, ये कितना बनेगा? सी अल्फा, अल्फा, ये आएगा कि नहीं आएगा? और एक चीज ध्यान रखना, ये चीज क्या हो रही है? ब्रेक हो रही है। अब जब आप किसी भी चीज को आयंस में स्प्लिट करोगे तो आपको क्या देना पड़ेगा? एनर्जी, एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी? तो हम बेटा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिसोसिएशन क्या होगा? डिसोसिएशन बढ़ेगा, मतलब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो बढ़ जाएगा, मतलब अपना डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, मतलब अल्फा इंक्रीज हो जाएगा। कोई आपसे बोले, कोई आपसे बोले पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट है वो नॉर्मल टेम्परेचर में आसानी से डिजोल्व होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे ज्यादा डिजोल्व हो जाएगा? आपने देखा होगा घर में नमक पानी में डालते हो, नॉर्मल पानी में जल्दी डिजोल्व हो जाता है कि हॉट थोड़ा गर्म कर दो उसमें जल्दी डिजोल्व हो जाता है? ऑब्वियस है, प्रैक्टिकल आपने देखा है, समझ में आया ना? तो गर्म पानी में सॉल्ट वगैरह आसानी से डिजोल्व हो जाएंगे, ठंडे पानी में नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि ये ब्रेक आसानी से नहीं हो, मतलब अल्फा ज्यादा हो जाएगा। अब ध्यान देना, एक ही हो गया, सुनो पहले, ये अपन ने इन जनरल लिख लिया, वैसे अपन को जरूरत नहीं थी। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ सिंपल, मुझे ये बताओ, अगर हम इफ वी वांट इंक्रीज, हम क्या चाहते हैं? अल्फा को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे बताओ, अल्फा को इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर छोड़ो, टेम्परेचर को गोली मारो, टेम्परेचर, अल्फा, और बताओ और कैसे कर सकता हूँ? अब अपन सोचो ली चैटलियर प्रिंसिपल से, ए और बी को क्या करें? रिमूव कर दो, सुनो, ए और बी को हम रिमूव कर दें, तो अब देखना दो दो चीजें हैं। अब बात नहीं करो बेटा, बात नहीं करो, सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि इफ ए नेगेटिव और ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव इज एडेड, तो क्या होगा? तो अल्फा क्या हो जाएगा? कम। अगर मैं किसी एक को भी ऐड कर देता हूं तो अल्फा डिक्रीज हो जाएगा, डिसोसिएशन कम हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट समझ रहे हो? कॉमन मतलब क्या होता है? इनमें से जो भी आयन प्रोड्यूस हो रहा है उसको ऐड कर दो, क्या बोलते हैं? कॉमन आयन इफेक्ट। ए प्लस और बी नेगेटिव, ए प्लस, आगे बैठ के सो रहे यार, रिकॉर्ड बनाओगे तुम? ए प्लस और बी नेगेटिव, देखो अगर मैं ए को ऐड कर दूं तब भी बैकवर्ड चला जाएगा, बी को ऐड कर दूं तो बैकवर्ड चला जाएगा, तो इसको अपन क्या नाम देते हैं? कॉमन आयन इफेक्ट। ऐसा लिख देंगे, कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ ए, मतलब समझ जाना ए को ऐड किया गया है। कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ बी मतलब बी को, मतलब प्रोडक्ट साइड जो आयन है उनको अगर मैं कहीं से ऐड कर दूं तो अल्फा क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो बार बार आपको ये वर्ड लिखा मिलेगा, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ ए डिसोसिएशन ऑफ ए बी विल डिक्रीज। समझ जाना, कॉमन आयन मतलब जो आयन कॉमन थे उनको किसी में आपने ऐड कर दिया है। कॉमन क्यों? क्योंकि आयन, ये बताओ इन तीनों में आयन कौन कौन है? ये दोनों। हम इन्हीं को जो है, अब इनमें कौन ए और बी है, तो अगर मैं ए को ऐड करूंगा तब भी हो जाएगा, बी को ऐड करूंगा तब भी हो जाएगा। हाँ, पहला, इफ ए प्लस और बी नेगेटिव इज रिमूव्ड, क्या हो जाएगा? अल्फा बढ़ जाएगा। सर ये रिमूव कैसे होंगे? ऐसा थोड़ा कि भाई पानी में डाला और हाथ से निकाल लिए आयन, कैसे रिमूव होते हैं?
कोई हम ऐसी स्पीसीज डालेंगे जो ए और बी से रिएक्ट करेगी, ए और बी से रिएक्ट करेगी तो रिमूव होते जाएंगे। तो हम कोई ऐसी स्पीसीज डालेंगे जो ए से रिमूव करेगी या सॉरी ए से रिएक्ट करेगी या बी से। समझ में आया? मान लो हमने इसमें सी नेगेटिव डाल दिया। अब सी नेगेटिव की किससे बनती है? ए से। ए और सी रिएक्ट करके क्या हो जाएंगे? ए, मान लो इस सॉल्यूशन में मैं सी डाल दूं, सी नेगेटिव किससे रिएक्ट करता है? ए प्लस से, तो ए सी बन के बाहर हो जाएगा। तो अपनी रिएक्शन कहाँ आ जाएगी? फॉरवर्ड। तो अल्फा इंक्रीज हो जाएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं? ऑड आयन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑड आयन इफेक्ट। मान लो हमने ऐसा किया, हमने क्या किया, ये सॉल्यूशन था, हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल हमने सी नेगेटिव इज एडेड इन इक्विलिब्रियम। तो सी नेगेटिव किससे रिएक्ट कर गया बेटा? ए से, और क्या बना दिया? ए सी। अब ये सी क्या हो गया? ए कम हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? ड्यू टू ऑड आयन इफेक्ट ऑफ सी नेगेटिव। सी नेगेटिव मतलब अलग दूसरा आयन था जो दूसरे इक्विलिब्रियम में जो आयन है उसको रिएक्ट करा के बाहर करते। यहाँ पे क्या लिख दोगे? ड्यू टू, ऐसा बना दो। यहाँ पे क्या लिखोगे? ड्यू टू ऑड आयन इफेक्ट ऑफ सी अल्फा इंक्रीजेस। अपन ये पूरी राम कहानी नहीं लिखेंगे। ए आया, सी आया, ए से रिएक्ट किया, ए का अमाउंट कम हो गया, ए का अमाउंट कम होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो अल्फा बढ़ जाएगा। आपने इतना ही बोल दिया ना, ऑड आयन इफेक्ट। तो अपने दिमाग में पूरी पिक्चर जनरेट हो जाएगी। कोई एक आयन आया है जो ब्रॉड साइड आयन थे उनसे रिएक्ट कर दिया है, उनके अमाउंट को कम कर दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो अल्फा बढ़ जाएगा। छोटा सा वर्ड यूज कर देंगे, क्या? ऑड आयन। तो आप समझ जाना, ब्रॉड साइड जो आयन थे उनमें से हमने किसी को रिएक्ट करवा दिया है, अमाउंट कम कर दिया है। अब इसका अमाउंट कम हो जाएगा तो रिएक्शन कहाँ चली जाएगी? बैकवर्ड, फॉरवर्ड। और अगर हम इनमें से किसी एक को ऐड कर दें तो रिएक्शन बैकवर्ड। तो बैकवर्ड ले जाने के लिए मुझे इनमें से किसी एक आयन को ऐड करना पड़ेगा या दोनों को ही ऐड करना पड़ेगा। तो क्या कहलाएगा वो? कॉमन आयन। जिसको भी ऐड करोगे उसको कॉमन आयन बोल देंगे। और अगर मुझे फॉरवर्ड ले जाना है तो मुझे इनमें से किसी आयन को, दोनों को या किसी एक को रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के लिए मैं कुछ ना कुछ उसमें ऐड करूंगा, जो आयन प्रेजेंट है उनमें से कोई ना कोई रिएक्ट करेगा। ये हम लोगों ने लिख दिया, ध्यान देना। अब मान लो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ है, के इक्विलिब्रियम है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? ए प्लस बी माइनस अपॉन ए बी। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बेटा? क्या बन जाएगा? सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी वन माइनस। ये आ गया कि नहीं आ गया? ये कट गया कि नहीं कट गया? क्या बचा? के इक्विलिब्रियम क्या बचा? जल्दी बोलो। सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा। अगर हम मान लें, हमने क्या माना है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमने वन माइनस अल्फा को मैं क्या मान सकता हूं? वन, क्योंकि बहुत छोटा होगा। ये क्या बन गया? ये बात नहीं करो, ये क्या बन गया? सी अल्फा स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया? अल्फा किसके बराबर आ गया? के इक्विलिब्रियम बाय रूट सी। इसके बराबर आ गया कि नहीं आ गया? अरे अल्फा आ गया कि नहीं आ गया? और कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल बाय वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है? क्या इसको मैं ऐसा डेराइव करके ले सकता हूं? वॉल्यूम बाय मोल। मोल बाय वॉल्यूम ही तो होती है कंसंट्रेशन। और इसको मैं ऐसा लिखूंगा, देखो ये क्यों अपन ने इतना पढ़ा है वो देख रहा हूं। अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट वॉल्यूम आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि मोल भी, मान लो आपने 10 मोल डाल दिए और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिक्स है, तो किसके प्रोपोर्शन आ गया? अल्फा वॉल्यूम के। अब मैं बताओ, अगर आप खुद सोचो कि अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो क्या होगा। अब आप खुद इमेजिन करो, ऐसे सोचो कि आपने एक छोटा सा गिलास लिया हुआ है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल रहे हो, और उतना ही नमक आप एक बाल्टी में पानी लिया उसमें डाल रहे हो, किसमें पहले डिजोल्व हो जाएगा? बाल्टी में पहले। क्यों? वॉल्यूम ज्यादा है। देखना कभी, ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप ज्यादा पानी लोगे और उसमें नमक डालोगे आसानी से डिजोल्व हो जाएगा। कम पानी में एक थोड़ा सा नमक लेना,
अब मुट्ठी भर के लेना और एक ग्लास में डालना और एक बकेट में डालना, बकेट में पहले डिजोल्व हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पर वॉल्यूम सॉल्यूशन में आप देखो उतना ही नमक आप कम पानी में ले रहे हो, तो कम पानी में लोगे तो कम सॉल्वेंट में ज्यादा आयन आएंगे, तो डिजोल्व होने में दिक्कत होगी क्योंकि आयन पास पास में रहेंगे। और वही अगर आप सॉल्वेंट ज्यादा ले लोगे तो डाइल्यूट टाइप का रहेगा, आयन के बीच में स्पेसिंग ज्यादा रहेगी तो आसानी से डिजोल्व हो जाएंगे। हमेशा ध्यान रखना जब भी हम सॉल्वेंट बढ़ा देते हैं, सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा रखते हैं तो डिसोसिएशन बढ़ जाता है, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसा बोला जाता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में, ऐसा बोला जाता है कि अगर मुझे मान लो कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कोई सॉल्ट है पानी में डिजोल्व नहीं हो रहा है, जैसे आपने देखा होगा कि जो अपने पास जो सी वाटर होता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट ऐसे होते हैं जो नॉर्मल पानी में डिजोल्व नहीं होते लेकिन सी वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? लार्ज अमाउंट में, इनफाइनाइट अमाउंट में सॉल्वेंट है, उसमें तो सब डिजोल्व हो जाएंगे। आप सब आपको बताया ना कि आप सॉल्वेंट जितना ज्यादा लोगे अल्फा बढ़ता जाएगा, चीजें क्या होती जाएंगी? डिजोल्व होती जाएंगी। अगर हम ई को इनफाइनाइट कर दें या फिर और कंसंट्रेशन को क्या कर दें? जीरो कर दें, वॉल्यूम कंसंट्रेशन क्या होती? मोल बाय वॉल्यूम। तो अल्फा किसको अप्रोच करने लगता है? वन को। अल्फा किसको अप्रोच करने लगता है? वन को। मतलब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट वर्क एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हम मान लो कोई कितना भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है लेकिन हम इनफाइनाइट बहुत सारा पानी ले लें या बहुत सारा सॉल्वेंट ले लें और उसमें डाल दें तो 100% डिजोल्व हो जाएगा। तो ऐसा बोला जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या बोलते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट वर्क एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अपने दिमाग में एक कॉमन सेंस जनरेट हो जाना चाहिए कि मान लो अपने पास कोई ए बी, मान लो अपने पास क्या है बेटा, ध्यान देना। मैं इसलिए बोल रहा हूं जैसे मान लो अपने पास एक लीटर का सॉल्यूशन है, मान लो इसमें 5 ग्राम ए बी डाल रहा हूं, जो कैसा है बेटा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैसा है बेटा? वीक डब्ल्यू ई, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और एक और मैं कंटेनर ले रहा हूं, एक और मैं कंटेनर ले रहा हूं 10 लीटर का, उसमें भी मैं क्या कर रहा हूं? 5 ग्राम ए बी डाल रहा हूं, जो कैसा है बेटा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। बताओ अल्फा वन, इसमें अल्फा वन, इसमें अल्फा टू, तो किसका अल्फा ज्यादा होगा? अल्फा टू ग्रेटर देन अल्फा वन। समझ में आया? इसमें अल्फा, मैं ये नहीं बोला कंसंट्रेशन ज्यादा आएगी, अल्फा डिसोसिएशन की बात कर रहा हूं। कंसंट्रेशन तो इसकी कम होगी है इसकी, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाएगा। इसमें ज्यादा डिसोसिएट होगा, इसमें ज्यादा डिसोसिएट होगा, इसमें कम होगा। जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे अल्फा बढ़ता जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कुछ नहीं है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यहाँ भी 100% डिसोसिएट होगा, वहां भी होगा। स्ट्रॉन्ग का तो अल्फा वन के आसपास होता है। तो एक चीज आप दिमाग में रखना कि जब भी हम वीक इलेक्ट्रोलाइट को इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब बहुत लार्ज अमाउंट सॉल्वेंट में डाल देंगे तो लगभग पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये एक हाइपोथेटिकल बात है, लेकिन ये हम देखते हैं कि अगर मैं कम पानी में डालूंगा तो कम डिजोल्व होगा, ज्यादा पानी में डालूंगा तो वही सॉल्ट ज्यादा डिजोल्व हो जाएगा, ज्यादा जल्दी डिजोल्व हो जाता है। देख लो ये, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? एक कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा, एक ऑड आयन इफेक्ट पढ़ा, और एक हम लोगों ने देखा कि अगर कोई वीक एसिड या वीक बेस है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें अगर मैं पानी सॉल्वेंट ऐड करता जाऊंगा तो अल्फा उसका बढ़ता जाएगा। और ऐसा वॉल्यूम बढ़ाते 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 मैं इनफाइनाइट वॉल्यूम कर दूंगा तो अल्फा इनफाइनाइट नहीं होगा, अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? वन। वन को अप्रोच करेगा, तो अप्रोच करेगा वन को। देख लो जल्दी।
तीन चीजें हम लोगों ने सीखी हैं, एक कॉमन आयन सीखा है, एक ऑड आयन सीखा है, और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट या वीक एसिड और बेस के लिए सीखा। नो डिग्री हो गया, बाहर, अंदर की बात नहीं कर, इम्प्रूवमेंट है। चलो हटा दें। क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट, सुनो। और ये जो पंच लाइन है ना, किसी और ने बोली थी, अपन ने नहीं बोली, ये तो बोलते हैं पोस्ट वर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ। उस वर्ल्ड नहीं है, उस वर्ल्ड है। तो उन्होंने क्या बोल दिया था, कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसका अगर आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दोगे तो अल्फा कितना हो जाएगा, 1, मतलब स्ट्रॉन्ग की तरह वो वर्क करने लगे। अल्फा ये आएगा, सुनो, अल्फा ये आएगा, बट कंसंट्रेशन ऑफ आयंस किस में ज्यादा रहेगी, C1 C2, C1 ही ज्यादा रहेगी, क्योंकि इसमें वॉल्यूम कम है, इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। और कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम। आयन के मोल तो बढ़ रहे हैं लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। चलो अब सुनो, अपन अब पढ़ने, अब अपन करने वाले हैं चैप्टर स्टार्ट। अभी तक अपन फ्लो बना रहे थे, सीख रहे थे चीजें, कॉमन सेंस वाली चीजें हैं जो अपन सीख रहे थे कि भाई ये चीजें ये होती हैं। चलो अब
अब अगर हम लोग बात करें बेटा, एक चीज ध्यान देना कि हमसे अगर पूछा जाए, जैसे एसिड बेस इन जनरल अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ज्यादातर, तो अब यहाँ पे बात क्या होगी, पीएच स्केल की बात होगी, एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक एसिड। तो हम लोग सॉल्वेंट क्या लेके चलते हैं, सॉल्वेंट क्या रहता है अपने पास, वाटर। अपन वाटर के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट अपना पानी रहेगा और पानी में हम चीजें डालेंगे। अगर पानी में हमने किसी कंपाउंड को डाला, उसने H+ दे दिया तो एसिड बोल देंगे, OH- दे दिया तो क्या बोल देंगे, बेस बोल देंगे। सबसे पहले अपन सॉल्वेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि सॉल्वेंट H2O। देखो H2O में सबसे पहले अपन देखेंगे आयोनाइजेशन और सेल्फ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। देखो आपने देखा होगा कि जो पानी रहता है, पानी में पानी के कुछ मॉलिक्यूल H और OH- के फॉर्म में रहते हैं। तो अगर अपन ने बेटा क्या लिया, H2O लिक्विड लिया हुआ है, H2O अपन को किस फॉर्म में मिलता है, H+ एक्वस प्लस OH-। और एक चीज ध्यान रखना, H+ इन एक्वस सॉल्यूशन, ये चीज ध्यान रखना साइड में, H+ नेवर एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये क्या रहेगा, जो H+ रहता है, ये H+ अपने आसपास पानी के मॉलिक्यूल को एसोसिएट करके रखता है। H+ अकेला रहेगा ही नहीं, H+ के आसपास कौन रहेंगे, वाटर मॉलिक्यूल सराउंडेड रहेंगे। जितने मॉलिक्यूल वाटर, ऐसे ही H+ के साथ होता है, ऐसे ही OH- के साथ होता है। तो ये जो H+ है ना, H+ अकेला मिलेगा ही नहीं, H+ क्या रहेगा अपना, X ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इसको मालूम कैसे लिख देते हैं, अभी बताओ, बात नहीं करो बेटा, मुझे ये बताओ कि क्या बनेगा इसका फॉर्मूला। इनको अगर मैं XH2 लिख दूं तो क्या लिखोगे, अच्छा ये बताओ क्या लिखोगे इसका फॉर्मूला। H+ स्पीसीज हाईली अनस्टेबल होती है, वाटर से सराउंडेड रहती है, क्या लिखोगे, H कितने हो जाएंगे, 2X + 1O+, ऐसा लिखोगे। या फिर ऐसा लिख दो, H+ H2OX, ऐसा। अब सिंपल मुझे बताना इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं H9O4+, ऐसा लिखा है, तो आप बताओ कितने वाटर मॉलिक्यूल ने H+ को घेर के रखा है, 4। क्या करोगे, एक H गायब कर दो, कितने बचे, 8। 8H 4 ऑक्सीजन, मतलब ये क्या है, एक H+ और 4 H2O है। आया समझे, तो ये क्या है बेटा। अब आप अब आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताओ इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं। अब बोलोगे सर स्ट्रक्चर हम कैसे बनाए, हमें तो पता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, एक H+ को कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं, देखो एक H गायब कर दो, कितना बचा, 8 और 4, मतलब ऐसा लिख सकता हूँ 4H2O। अरे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, चलो अब तुक्का मानना, अब बताओ, 8, समझ गए ना। बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, ऐसा दे देंगे, बोलेंगे बताओ ये जो H+ है, हाइड्रोक्साइड आयन है, वो हाइड्रोक्साइड थे, ये जो आपका H+ प्रोटियम आयन है, कितने वाटर से सराउंडेड है, ऐसे आप निकालोगे। समझ गए ना कैसे निकालोगे, ऐसे। चलो अगर मैं आपसे बोल दूं यार OH- भी वाटर से सराउंडेड रहता है, H2O, तो इसका क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे कि नहीं लिखोगे। अब मैं आपसे बोल रहा हूं यार H10 है, O अपना 9 है, नेगेटिव। बताओ ऐसा है कुछ, देखो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, सिंपल आइडेंटिफाई क्या करना है, अगर पूरे मॉलिक्यूल पे H+ पॉजिटिव चार्ज है, एक H+ गायब कर दो, और नेगेटिव चार्ज है तो एक OH गायब कर दो, एक
ओ एच गायब कर दो। यहाँ पे ये 9 आना, 5 आना चाहिए और यहाँ पे 9 आना चाहिए, ऐसा। अब गलत, अब सही है। अब इसमें से एक ओ एच हटाओ, क्या बच रहा है? 4 हाइड्रोजन और सॉरी 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन, मतलब ये क्या है? 4H2। समझ गए ना? नेगेटिव है तो पूरे मॉलिक्यूल में से ओ एच गायब कर दो, पॉजिटिव है तो एक H प्लस गायब कर दो। आप निकाल ले जाओगे कितने वाटर मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड है ये। समझ में आया? क्या करना होता है? अगर नेगेटिव चार्ज है तो एक OH गायब कर दो, जो बचा हुआ है उसको लिख लो और वाटर मॉलिक्यूल से। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करें, क्या किया हमने? पॉजिटिव चार्ज था तो आपने क्या किया, इसको इसको कैसे लिखा? H प्लस अलग कर दिया और क्या कर दिया, कितने हाइड्रोजन कितने बचे? 8 और ऑक्सीजन 4, मतलब ये क्या है? 4H2O। समझ गए ना? ऐसे हम लोग करेंगे। ध्यान देना, इसको क्या बोलते हैं अपन? ये वाटर अपने आप आयनाइज हो जाता है, सेल्फ आयनाइजेशन। किसी भी कंपाउंड का सेल्फ आयनाइजेशन लिखना है तो कैसे लिखोगे? जैसे मैं आपसे बोल दूं ये तो अमोनिया का सेल्फ आयनाइजेशन क्या होगा? अमोनिया का सेल्फ आयनाइजेशन, तो आप क्या करोगे? अमोनिया का मॉलिक्यूल लोगे, क्या करोगे? एक आप H प्लस कर दोगे और एक NH2 नेगेटिव कर दोगे, ऐसे आप सेल्फ आयनाइजेशन करा देना। अब ये है अपने पास, अपन ने ये वाटर से सराउंडेड है, ये भी वाटर से सराउंडेड है, तो इसको अपन ने क्या बोल दिया? Ki। आई मतलब, देखो हमेशा ध्यान देना, इक्विलिब्रियम जिस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा उस इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाता है। अपन ने क्या दे दिया? वैसे क्या होना चाहिए था? के इक्विलिब्रियम होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था बेटा? के इक्विलिब्रियम। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? के आई। आई मतलब आयनाइजेशन। मुझे बताओ के आई या के इक्विलिब्रियम किसके बराबर होगा? H प्लस ओ एच माइनस अपॉन H2। H2 H2 होगा कि नहीं होगा? अब एक चीज ध्यान देना बेटा, ये तो अपना सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन तो चेंज होती नहीं है, ये तो फिक्स रहता है। तो हमने क्या किया, ये तो चेंज होना नहीं है, तो इसको उठा के हमने यहां मल्टीप्लाई कर दिया। के आई, अभी लिखो नहीं, पहले यहां देख लो बेटा, लिख तो लेंगे जब चाहे, पहले समझ तो लें। के एच, यहाँ एक्वस, यहां पर भी एक्वस, OH माइनस, ऐसा हो गया। अब ये बताओ वाटर की कंसंट्रेशन कितनी होती है? अपन ने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था 55.5 पढ़ी थी कंसंट्रेशन। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कहलाता है के डब्ल्यू। के डब्ल्यू H प्लस एक्वस एंड OH माइनस एक्वस, ये कहलाता है के डब्ल्यू, जिसको अपन को बहुत ज्यादा देखना है, के डब्ल्यू। अब मैं यहां लिख देता हूं कौन क्या है, सुन लो पहले। अरे बात नहीं करो बेटा, बात नहीं करते हैं। पहला है के आई। के आई क्या है? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ H2O और सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट। ये क्या है बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ H2O, जो कि कितनी होती है? 55.5 m, या फिर 1000/18 लिखते हैं। के डब्ल्यू क्या है बेटा? इसको बोलते हैं अपन आयनिक। ये बताओ, ये एक आयन है, ये भी एक आयन है कि नहीं है? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करना बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसे? आयनिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ H2O। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ H2O, ये हो गया। और क्या बोल सकता हूं? H प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस, क्या है ये? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एट इक्विलिब्रियम इन H2। H2 में कितना H प्लस है, उसकी कंसंट्रेशन। और OH माइनस क्या है बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस एट
इक्विलिब्रियम इन H2 ये बोल सकता हूं। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले इतना लिख लो फिर इंपॉर्टेंट बात कर, जल्दी लिख लो बात। अच्छा बताओ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा वाटर के डिसोसिएशन में, ये लिखो और सोचो। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा वाटर के डिसोसिएशन में? समझ में आया? हम ये वाटर का ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पूरे वाटर में ही स्टडी करनी है। हम एसिड बेस की, हम एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ किसमें देखने वाले हैं? पानी में। तो एक एक चीज बेटा क्लियर करके रखना जो बता रहा हूं, घर पे जाके रिवाइज करना है, घर पे जाके चैप्टर को रिवाइज करना होगा, क्योंकि हर एक जगह आपको इंफॉर्मेटिव चीज मिलेगी, सुनने में अच्छी लगती है, ध्यान भी रखना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए सेल्फ आयनाइजेशन क्या होता है, सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है। मैं पूछ रहा हूँ आयनिक प्रोडक्ट और तुम लिख रहे हो, ये कैसे काम चलेगा बेटा? समझ गए ना? और एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम किसी भी कंपाउंड को आयंस में ब्रेक करते हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है। इसका डेल्टा एच क्या आएगा? डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। क्या होगा? डेल्टा एच पॉजिटिव। डिसोसिएशन ऑफ वाटर इनटू आयन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक प्रोसेस। और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आप सोच सकते हो। कैसे सोच सकते हो? आपको बताया था जब एसिड बेस रिएक्ट करता है, H प्लस और OH माइनस रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? पानी। इसका डेल्टा H क्या होता था? नेगेटिव। एसिड बेस रिएक्शन करता है, देखा हो कि बीकर गर्म हो जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये इसकी रिवर्स प्रोसेस है कि नहीं है? रिवर्स प्रोसेस है, उसकी रिवर्स प्रोसेस है कि नहीं है? इफ टेम्परेचर इंक्रीज, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा? वाटर का डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, डिसोसिएशन ऑफ H2O इंक्रीज। इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? अरे इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? होगा। तो, तो के आई भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। के डब्ल्यू भी बढ़ेगा, सब बढ़ जाएंगे। क्यों? टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ऊपर वाला बढ़ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ये भी बढ़ जाएंगे, के डब्ल्यू भी बढ़ जाएगा। अब होता क्या है, आपसे ये पूछा जाएगा और ये डाटा है आपको याद रखना, एट
27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे KW की वैल्यू कितनी होती है वाटर की? 10⁻⁻14। ये याद रखना। एट 92 डिग्री सेल्सियस के आसपास। (10⁻⁻14). सर एक टेम्परेचर पे गिवन है मुझे KW, दूसरे टेम्परेचर पे निकालना है तो कैसे निकालता हूँ? ये तो अपने पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक टेम्परेचर पे दिया हो, दूसरे पे कैसे निकालते थे, याद है? log KW2 अपॉन KW1 इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच। डेल्टा एच कौन सा वाला? ये जो यहां दिया होगा, डेल्टा एच बाय 2.303 क्योंकि लॉग लिया है, आर अपॉन 1/T1 माइनस 1/T2। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, ये लगा देंगे। ये क्या करेंगे अपन? चिपका देंगे। T2 पे आयनिक प्रोडक्ट जो है W2 है, T1 पे कौन सा है? W1 है। एक डाटा गिवन होगा, दूसरे पे अपन लगा देंगे, ये अपन यूज कर लेंगे। जरूरत नहीं पड़ती लेकिन फिर भी फॉर्मूला लिखा आता है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं, KW बढ़ता है, वाटर का डिसोसिएशन ज्यादा होता है। pH, pOH, pKW और aqueous solution for aqueous solution। अब लिख लिया बेटा वहां तक? चलो, pH आपने सुना होगा, pH क्या होता है बेटा? देखो सुनो, पहले एक चीज दिमाग में डाल लेना, कहीं पर भी P लिखा हो और पावर पे जो भी लिखा हो, मैं आपसे बोल दूं PX या PB लिख दिया, कुछ भी लिख दिया है, तो इसको रीड कैसे करना है? इसको रीड कर किया जाता है माइनस लॉगरिथम लिया जाता है। जैसे मैं आपसे बोल दूं PX क्या होगा, तो PX ऐसे डिफाइन किया जाएगा, माइनस लॉग ऑफ जो भी है वो अंदर डाल दो, बेस 10। समझ में आया कैसे अपन रीड करोगे? दुनिया भर की टर्म मिलेंगी आपको। जैसे मैं आपसे बोल दूं ये बताओ PKA क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? माइनस लॉग ऑफ के। कैसे रीड करोगे? माइनस लॉग ऑफ के। किसी का भी P निकालना है, मतलब PKA निकालना है, PKB निकालना है, किसी का PH निकालना है, किसी का भी POH, कोई भी निकालना है, तो P लिख दिया और उस पर जो पावर है उसका मतलब क्या है? माइनस लॉग के साथ जो पावर की वैल्यू वो लगा दो यहाँ पे, ये होता है। तो जैसे अपन को PX अपन कैसे रीड करोगे? PX रीड करने का ये तरीका होता है, माइनस लॉगरिथम, लॉग कौन सा? बेस 10 वाला, और जो भी उस पे पावर है वो वाली वैल्यू अंदर लॉग के अंदर, माइनस लॉग के अंदर डाल दो। तो जल्दी से बोलो pH क्या होगा? माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। कौन सी? एक्टिव। एक्टिव मतलब जो टोटल अवेलेबल है। एक्टिव जानते हो ना, होने को तो बहुत सारी है लेकिन कितना H प्लस अवेलेबल है उस समय, टोटल H प्लस एक्टिव।
POH, जल्दी बोलो। माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, वैसे कहीं ये एक्टिव नहीं लिखा जाता लेकिन अपन साइलेंटली ए लिख ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे PH लिख के छोड़ दिया था OH लिख के। अच्छा PKW क्या होगा? PKW माइनस लॉग ऑफ KW, KW होगा कि नहीं होगा, बस ये अपन को ध्यान रखना है। PH साइड में लिख लेना ऐसा करके, PX इसका मीनिंग क्या होता है? PX का मतलब क्या होगा? माइनस लॉग ऑफ X। एक्टिव मतलब टोटल कितना एक्टिव अवेलेबल है। वैसे तो कोई अपने लिए कोई ज्यादा इतना मीनिंगफुल नहीं है एक्टिव, लेकिन लिखा होता है एक्टिव H प्लस। मतलब चला आपने 10 डाले लेकिन सॉल्यूशन में 8 ही मिलना है, फिर क्या लोगे? 8 लोगे वहां पे। इतना एक्टिवली अवेलेबल है सॉल्यूशन में H प्लस। क्या मुझे ये बता सकते हो? जैसे मैं आपसे बोलूं सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, ऐसा होता है। एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। चलो इतना यहां तक लिख लिया हो तो बताना मुझे। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है रिवीजन। आज आज का आज समझ में आएगा, 2 दिन बाद भूल जाओगे पीएच क्या था, और मैं पीएच का धड़ल्ले से यूज करूंगा। फिर अपने आप को चैप्टर टफ होता नहीं है, टफ इसलिए बन जाता है क्योंकि बहुत सारी चीजें नई नई इंट्रोड्यूस होती हैं। हर एक 10 मिनट पे आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी। वो अगर आप दिमाग में रखोगे तो कभी भी चैप्टर टफ नहीं होता है, बहुत आसान चैप्टर है। बस आपको क्या करना है, कनेक्ट करना पड़ेगा। आपको फर्स्ट क्लास से लेके जो अभी तक चल रहा है पूरे आपके दिमाग में होना चाहिए। वो दिमाग में कब रहेगा? जब रिवीजन करोगे। रिवीजन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बार बार कॉपी पलटोगे कॉपी फट जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप घर पे रिवाइज नहीं करोगे, बैठ के रिवाइज नहीं करोगे, और एक बार रिवाइज कर लो कुछ नहीं है उसमें। देखो 2 टाइप के बच्चे मिलते हैं इस चैप्टर में, या तो बनता ही नहीं है या फिर बनता है तो पूरा बनता है। ऐसा नहीं होगा कि सर थोड़ा स्टार्टिंग का 2 लेक्चर आ गए थे समझ में, बाकी ये वो। चलो हो गया। अच्छा ये बताओ, जैसे मेरे पास एक एक 10⁻³ है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक 10⁻²है, किस कौन सी वैल्यू बड़ी है? तो -3 बड़ा है, 3 पावर आ रही है। कौन बड़ा है? ये बड़ा है। और इन्हीं का अगर मैं p ले लूं तो मान लो, मान लो ये x ये a है। अरे सुनो पहले, चलो एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये कितना है? 10⁻³ b कितना है? 10⁻²। a बड़ा है कि b बड़ा? b बड़ा है। वही मैं आपसे बोलूं p a और p b में कौन बड़ा है? सर ये क्या बोल दिया? p a क्या है? ये क्या है? माइनस लॉग ऑफ 10⁻³ और पीवी क्या है? माइनस लॉग ऑफ 10⁻²। कितना बन जाएगा ये कितना बन जाएगा? 3। ये कितना बन जाएगा? 2। कौन है? पी ए बड़ा है कि पी बी बड़ा है? पी ए। क्या समझे? क्या समझे? अब सुनो, अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, सर लॉग अच्छा होता है, नेगेटिव क्यों लगाया आपने? लॉग अकेला लिख देते। देखो ये डाउट आएंगे हर बार, आप देखोगे सर ये माइनस क्यों बिठाया है? बेटा माइनस मैंने इसलिए बिठाया है क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको नेगेटिव में प्रॉब्लम होती है। अब मैं बोलूंगा -2 बड़ा होता है कि -3, तो आज तो सोचने लग जाओगे सर 3 बड़ा होता है 2 छोटा होता है। नेगेटिव के साथ दिक्कत होती है, तो नेगेटिव को अपन ने खत्म कर दिया। अब नेगेटिव को खत्म करना है, मुझे मालूम है कि हर बार आंसर माइनस में आना है, और माइनस को खत्म करना है तो क्या करोगे? जैसे अपन, अरे मॉड को अपन खोलते हैं,
और मालूम है कि आपको x लेस देन 0 तो क्या करते हो, एक बाहर x माइनस बिठा देते हो, बिठाते हो कि नहीं बिठाते हो। अब बोलो सर ये माइनस क्यों बिठाया, तो आप बोलोगे सर ये इसके अंदर इनपुट नेगेटिव आना है और आउटपुट मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो एक नेगेटिव बिठाना पड़ेगा। तो होता क्या है कि इसके अंदर ये सब जो आते हैं H प्लस ओ एच के डब्ल्यू, ये सब क्या होते हैं, 1 से छोटे होते हैं। क्या होते हैं, 1 से छोटे। जहां पर भी अपन ये जो x यूज करते हैं, ये सब हमेशा जो भी यूज होते हैं हमेशा 1 से छोटा ही रहता है। 1 से छोटे का अगर आप लोग लोगे तो क्या होगा, नेगेटिव आता है। 1 पे 0 आता है, 1 से बड़े पे पॉजिटिव, 0 से 1 के बीच में क्या आता है, 0 से 1 के बीच में अगर हम ओपन ब्रैकेट रखते हैं तो नेगेटिव बनता है। 1 पे log 0 होता है और 1 से बड़े पे पॉजिटिव होता है। और इसके अंदर अपना क्या जाना है, 1 से छोटा ही जाना है। हमेशा ये क्या मिलेगा, हमेशा ये निकलता है क्या बेटा, नेगेटिव। अब मुझे चीजें कंपेयर करनी है आगे चल के, चीजें आगे चल के मुझे कंपेयर करनी है। तो अब नेगेटिव में कंपेयर करने में दिक्कत होती है, इसलिए क्या करते हैं, एक नेगेटिव और लगा दिया ताकि ओवरऑल क्या बन जाए, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ऐसा ध्यान रखना, कोई भी वैल्यू जितनी ज्यादा छोटी होगी उसका पी एच या पी ए बड़ा आएगा। ये बताओ इनमें छोटा कौन सा था, ये छोटा था, सॉरी ये छोटा था, इसका देखो पी भी बड़ा आया, सॉरी पी पी ए बड़ा आया, जबकि ए क्या था, छोटा था। ये समझ में आ रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी 1 से छोटी वैल्यू का अगर हम लॉग लेंगे माइनस लॉग, तो वो बड़ी वैल्यू निकलेगा। जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना बड़ा पीए, पीए या पीबी या जो पीएच वो निकलेगा। ये दिमाग में सेट कर लो तो समझना आसान हो जाएगा। अब मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूं, देखो ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये कॉमन सेंस अपने अंदर डेवलप होना चाहिए। ये चीजें आपको डेवलप नहीं हो पाती हैं और हम क्वेश्चन में लगे रहते हैं। सबसे पहले अपन को क्या देखना है, किसी भी छोटी वैल्यू का अगर मैं पी एच पी लूंगा तो क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोल रहा हूं कोई सॉल्यूशन है जिसका पी एच, एक का पी एच 2 है और एक का पी एच 3 है, ये पी एच 1 ये पी एच 2। मुझे बताओ H प्लस 1 बड़ा है कि H प्लस 2 बड़ा है, 1 बड़ा है, H प्लस 1 बड़ा आएगा क्योंकि माई pH बड़ा आ रहा है, मतलब वैल्यू क्या रही होगी, छोटी। जितना बड़ा pH रहेगा उतना ही H प्लस छोटा रहेगा, ये दिमाग में डाल लो। अब आप खुद देखो ये कितना रहेगा, ये रहा होगा 10 की पावर -2, तभी तो 2 बना। और ये कितना रहा होगा, 10 की पावर -3, कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। जितना बड़ा pH या pOH की वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होगी, जो उसके अंदर H प्लस या OH माइनस डाला गया उतना ही छोटा होगा, उतना ही छोटा होगा। टाइम हो गया। pH 1 2 pH 2 3 है, ये अपने पास आ गया। मतलब pH की वैल्यू जितनी बड़ी आएगी, H प्लस की वैल्यू कितनी होगी, H प्लस की वैल्यू उतनी ही छोटी होगी, H प्लस उतना ही छोटा होगा। क्यों, क्योंकि इसका हम माइनस लॉग ले रहे हैं। जितनी छोटी वैल्यू का माइनस लॉग लोगे उतना बड़ी वैल्यू निकलेगा, उतनी बड़ी वैल्यू, जितनी छोटी छोटा H प्लस रहेगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि मान लो आपने पी ए लिया तो क्या है, माइनस लॉग ऑफ ए। अब ये वाली वैल्यू जितनी डिक्रीज होगी, छोटी होगी, ये वाली वैल्यू उतनी ही बड़ी आएगी। ये अपन क्या लेके चलते हैं, 1 से छोटा लेके चलते हैं, 1 से छोटे के लिए अपन सब बात कर रहे हैं। ए क्या है यहाँ पे, जो ए डालते हैं हम 1 से छोटा डालते हैं, बार बार बोल रहा हूं मैं, ये नहीं बोलना सर यहाँ पे हमने 10 डाला तो अलग आएगा 20।
सर इसका यूज क्या है? अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, देखो मेरे पास तीन टाइप के सॉल्यूशन रहते हैं। क्या रहते हैं? तीन टाइप के सॉल्यूशन। अगर हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो मेरे पास बेटा कितने, तीन टाइप के सॉल्यूशन। एक रहेगा कौन सा? एसिडिक सॉल्यूशन, न्यूट्रल, न्यूट्रल सॉल्यूशन, और एक रहेगा बेसिक सॉल्यूशन। कौन सा बेटा? बेसिक सॉल्यूशन। अब आप मुझे बताना, एसिडिक सॉल्यूशन कब बोलोगे? H प्लस ग्रेटर देन OH माइनस, यही होगा कि नहीं होगा? अच्छा मुझे सोच के बताना, अभी आपको बताया ये सब क्या रहेंगे, 1 से छोटे रहेंगे। ये वैल्यू बड़ी है, उसका अगर मैं पी लूंगा तो छोटा आएगा। मतलब मैं इससे मैं ये बोल सकता हूं PH और POH में कौन बड़ा होगा? POH बड़ा होगा। PH क्या होगा? छोटा होगा। PH क्या होगा? छोटा होगा। छोटा होगा कि नहीं होगा? इसमें क्या होगा? H प्लस इक्वल्स टू OH माइनस, होगा कि नहीं होगा? PH इक्वल्स टू POH, आएगा कि नहीं आएगा? इसमें क्या होगा? H प्लस लेस देन OH माइनस, तो इसमें क्या होगा? PH और POH में कौन बड़ा होगा? जितनी बड़ी वैल्यू उसका P उतना ही छोटा। ये आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? यहां तक अगर कोई डाउट है तो मुझे बताओ, सोचो यहां तक जो अपन ने पढ़ा हुआ है उसको अपन अप्लाई कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, हर 10-15 मिनट में आपको एक ब्रेकर टाइप का लगेगा, यार ये कहाँ कौन सा है, तो उसको अपन को एब्जॉर्ब करना है और आगे बढ़ना है, रिवाइज करना है प्रॉपर। स्टार्टिंग के आप 3-4 लेक्चर अच्छे से रिवाइज करोगे ना तो पूरा रिदम बन जाता है, फिर कभी टेंशन नहीं होती इस चैप्टर में। एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको याद होना चाहिए, इस पेज पे ये नंबर ये लिखा है। रिवाइजन में इतना होना चाहिए कि आप कनेक्ट कर पाओ कि हाँ सर ने यहाँ बताया था, यहाँ बताया था। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है। स्टार्टिंग में अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, बेसिक सही हो जाए, कभी भी कैच आउट नहीं होते हैं, फिक्स ही जाता है। बेसिक ही प्रॉब्लम है, बॉल यहाँ जा रही है, बैट वहां घूम रहा है, फिर क्या होगा? कट आउट होंगे, बोल्ड होंगे, शॉट सही से नहीं पड़ेगा। वो कब होता है? जब सिखाया गया था बेटा बैट ऐसे पकड़ना है और बेटा 6 की तैयारी कर रहे थे, तभी प्रॉब्लम होगी ना। प्रॉब्लम कब होती है? जब आपको सिखाया जा रहा है बैट ऐसे पकड़ना है, तब आपको सिखाया जाता है ग्लव्स ऐसे पहनना है, और बेटा के दिल में चल रहा था 6 मारने का। पैड ऐसे पहनना है, पैड सही से नहीं पहने हो, 6 मारने की तैयारी कर रहे हो, समझ रहे हो ना? ग्लव्स सही से पहनना नहीं आ रहा है, हेलमेट ऊपर भाग रहा है, शॉट दिखी, बॉल ही नहीं दिख रही है। तो ये बेसिक, आप स्टार्टिंग से बेसिक पे काम करोगे तो हमेशा आप लॉन्ग रन पे जाओगे, और अगर स्टार्टिंग में हड़बड़ी मचाओगे दिक्कतें होंगी। एसिडिक सॉल्यूशन, न्यूट्रल, और अपने पास बेसिक। अब एक चीज और ध्यान देना, हमने वाटर सॉल्यूशन के लिए एक चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? आपने जब सॉल्यूशन लिखा था तो आपको एक चीज बताया था। क्या बताया था बेटा? आपको बताया था KW क्या होता था, ये बताओ। KW क्या होता था? H प्लस एंड OH माइनस, यही होता था। दोनों साइड माइनस लॉग ले लो, क्या हो जाएगा? दोनों साइड माइनस लॉग लो, ये क्या बन जाएगा? माइनस लॉग KW माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग OH माइनस, और इसको अपन क्या बोलते हैं? माइनस लॉग KW क्या कहलाएगा? PKW। ये क्या कहलाएगा? PH। ये क्या कहलाएगा? POH। ये खतरनाक लाइन है। PKW इक्वल्स टू PH प्लस POH और एनी एक्वस सॉल्यूशन, कोई सा भी एक्वस सॉल्यूशन, चाहे एसिडिक हो, बेसिक हो, न्यूट्रल हो, सब में ये लगेगा। ये तो अपन ने अभी पढ़ा था ना। KW इक्वल्स टू जितने भी इक्विलिब्रियम में H प्लस है इनटू जितने भी OH माइनस है, जितने भी H प्लस है और जितने भी OH माइनस है। तो क्या लिखोगे? दोनों अपन ने मैनिपुलेट कर लिया, जो सीखा है, दोनों साइड माइनस लॉग लिया, माइनस लॉग लोगे तो माइनस लॉग H इंटू OH, स्प्लिट करोगे तो माइनस लॉग H प्लस, जैसे पढ़ते हैं ना लॉग A इंटू B क्या होता है? लॉग A प्लस लॉग B। तो ये अपन ने ब्रेक कर दिया, ऐसा लिख दिया।
ऐसा लिखा कि नहीं लिखा? अब हम बात कर रहे हैं एट 27 या 25 डिग्री सेल्सियस लिखा था, रूम टेम्परेचर लिखा होता। ये बताओ 25 पे ये कितना होता है, पी के डब्ल्यू कितना होता है, जल्दी बोलो। -14 का 10⁻⁻14 का माइनस लॉग लोगे तो कितना बनेगा? 14। 14 बनेगा कि नहीं बनेगा? 14 बनेगा। 14 बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां पर भी कितना आ जाएगा? ये हम एट 27 पे लिख रहे हैं सबके लिए, तीनों के लिए 27 पे लिख रहा हूं। वैसे 25 लिखा होता है पर 27 लिख दिया। चलो अब मुझे ये बताओ 27 पे ये दोनों बराबर हैं, न्यूट्रल में क्या होगा? H प्लस इक्व टू ओ एच माइनस। तो ये दोनों बराबर हैं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पी के डब्ल्यू इक्व टू ट्वाइस ऑफ पी एच और ट्वाइस ऑफ पी ओ एच। और ये कितना है? 14। तो ये कितना हो जाएगा? 7। पीएच कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो। 7। तो आपने पढ़ा हुआ है पानी का पीएच 7 होता है जब न्यूट्रल होता है। क्या हमेशा 7 होगा? क्यों नहीं होगा? एसिड नहीं मिलाया, न्यूट्रल ही है, बराबर ही है। क्या हमेशा 7 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये 7 कब होगा? सिर्फ रूम टेम्परेचर पे। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो पी के डब्ल्यू क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। ये अपन आगे बात करेंगे। अच्छा ये तो इसमें क्या होगा, इन दोनों में क्या होगा? अब मुझे बताओ एसिडिक सॉल्यूशन में H प्लस ज्यादा है, अगर दोनों बराबर होंगे तो 7 निकलेगा। अगर H प्लस बढ़ जाएगा तो पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 से कम। क्योंकि इन दोनों का सम 14 है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू छोटी है। अगर दोनों बराबर होते तो 7-7 होते। ये वाली वैल्यू छोटी है क्योंकि अगर एसिडिक सॉल्यूशन रहेगा तो H प्लस ज्यादा रहेगा, H प्लस ज्यादा रहेगा तो पीएच की वैल्यू कम आएगी। तो ये 7 से कम रहेगा, ये 7 से ज्यादा। तो पीएच क्या निकलेगा बेटा? <7 और पीओएच >7। एसिडिक सॉल्यूशन अपन ने यही तो पढ़े हैं, जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन है उनका पीएच 7 से छोटा होता है। अब यहां पे क्या होगा? अरे ऐसे समझो कि दोनों अगर बराबर हैं तो 7-7 आएंगे। अब अगर मैं OH को कम कर दूं, OH कम कब होगा? सॉरी POH कम कब होगा? जब OH बढ़ेगा। और OH ज्यादा रहेगा तो कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा? बेसिक। तो pH क्या हो जाएगा? >7 एंड POH क्या हो जाएगा? <7। बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें OH माइनस ज्यादा हो। अगर OH माइनस की वैल्यू ज्यादा है तो माइनस लॉग ऑफ OH क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो 7 से छोटा। और दोनों का सम कितना है? 14। ये 7 से छोटा है, ये 7 से बड़ा हो जाएगा। ये अपन ने पढ़े हैं, ये बचपन में पढ़े थे। एसिडिक सॉल्यूशन में pH <7, बेसिक सॉल्यूशन में pH >7। अगर POH की बात करूंगा तो POH बेसिक में कम हो जाएगा, एसिडिक में ज्यादा हो जाएगा। एट 92 डिग्री सेल्सियस KW हो जाता है 10⁻⁻12। ऐसा दिया हुआ है, मान लो 10⁻⁻12 है। अब बताओ न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू PKW हमेशा रहेगा कि नहीं रहेगा? और ये कितना हो गया? 12। माइनस लॉग लोगे तो 12 हो जाएगा। और न्यूट्रल है तो ये दोनों बराबर हैं तो पीएच इक्वल टू POH कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा बेटा। अब आपसे कोई बोल दे pH 6 है तो क्या बोलोगे आप? क्या पूछोगे? टेम्परेचर कितना है। अगर pH 6 है, रूम टेम्परेचर पे 6 है तो एसिडिक बोलोगे। और भाई अगर 92 पे pH 6 है तो क्या बोलोगे? न्यूट्रल बोलोगे। तो pH स्केल इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ध्यान रखना pH स्केल क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। कोई आपसे बोल दे pH 6 इक्वल टू एसिडिक ऑलवेज, तो क्या सही है? नहीं है। क्योंकि यहाँ पे pH 6 किसका है? न्यूट्रल का। और यहाँ पे pH 6 से छोटा क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? कोई अगर आपसे बोल दे pH, मैं आपसे बोल दूं यार pH इक्वल टू 7 पे क्या होगा? ये बताओ। pH 7 पे ये कंडीशन है, pH 7 पे एसिडिक होगा कि बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा?
6 पे न्यूट्रल आ रहा है, 6 से ज्यादा रखोगे पीएच तो बेसिक, बेसिक आएगा 7। अब ये नहीं बोलना सर 7 तो न्यूट्रल होता है, वो किस टेम्परेचर की बात चल रही है, इस टेम्परेचर की बात चल रही है। ऐसा है, देखो हो क्या रहा है बेटा, अब देखो ऐसे समझो कि अगर हम रूम टेम्परेचर ले रहे हैं तो 0 से लेके 14 तक का स्केल बन रहा है, 7 पे क्या बन रहा है, न्यूट्रल, यहां से यहां तक क्या बन रहा है, एसिडिक, यहां पे क्या बन रहा है, बेसिक, यहां पे न्यूट्रल। कोई अगर हम रूम टेम्परेचर ना लेके अगर हम 92 डिग्री के आसपास ले रहे हैं तो अब 0 से लेके कितना हो रहा है, 12, पीएच स्केल क्या कर गया, छोटा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, और अब कितना हो गया, 6। जो न्यूट्रल पॉइंट 7 पे मिलना था वो अब कितने पे मिलेगा, 6 पे। और अपना हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, यहां से यहां तक क्या है बेटा, एसिडिक, यहां पे क्या है, बेसिक, और हम कौन सी पीएच की बात कर रहे हैं, 7, तो 7 पे तो क्या मिलेगा, बेसिक मिलेगा। के डब्ल्यू का मिड पॉइंट, के पी के डब्ल्यू का मिड पॉइंट न्यूट्रल होता है, उस मिड इस साइड रहोगे तो एसिडिक, इस साइड रहोगे तो बेसिक। हमसे क्या पूछा गया है, 7, 7 पे क्या मिलेगा, बेसिक। रिवाइज करके आना, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे। तो पीएच स्केल क्या होता है, टेम्प, अब आपसे पूछेंगे पीएच स्केल टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों होता है, तो आप क्या बोलोगे सर, पीएच जो होता है पी के डब्ल्यू इक्व टू पी एच प्लस पीओएच, और के डब्ल्यू क्या होता है, के डब्ल्यू क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, एच टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के डब्ल्यू बढ़ेगा, पी के डब्ल्यू कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के डब्ल्यू बढ़ता है तो पी के डब्ल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपने अभी तो पढ़ा था स्टार्टिंग में, देखो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की बात की थी, टेम्परेचर बढ़ा रहे तो के डब्ल्यू बढ़ रहा था, और के डब्ल्यू बढ़ेगा तो पी के डब्ल्यू क्या हो जाए, कम। आपको बताया था कि अगर हम हमेशा एक चीज दिमाग में रखना, इस पे अगर x से अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये ओवरऑल, ये इसको कम करूंगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि ये माइनस लॉग के अंदर जाता है। इतना अच्छे से रिवाइज करके आना, नेक्स्ट क्लास में मजा आएगा। फिर होमवर्क कुछ नहीं है, रिवाइज करना है बस।